प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं मित्रता आपका पाठ है। तो आपको मित्र कैसे चुनने चाहिए, इससे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दे चुके हैं। पाठ 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उससे पहले एक और वीडियो हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो क्वेश्चन आपके हैं वो भी सॉल्व करवा चुके हैं। सीरियल से सब कुछ चल रहा है। हर रोज सुबह 7 से 8 के मध्य में हम उपस्थित हो जाते हैं हर हाल में। तो आज का पाठ आपका है मित्रता। पहले हम ये पाठ पढ़ेंगे, तत्पश्चात अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो इस मित्रता पाठ में ओनली फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया कि आचार्य शुक्ल ने बताया है कि फ्रेंडशिप क्या है, कैसे करनी चाहिए और कैसे हमें फ्रेंड बनाने चाहिए। इस पर आधारित ये आपका पाठ है। तो चलिए हम बहुत ही शालीनता के साथ सुनिए, बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही आनंद के साथ। आपकी क्लास होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। आप कक्षा 10 के हैं। देखो जल्द ही हम आपके लिए मैथ का सिलेबस तैयार करवा रहे हैं। मैथ की क्लासेस आपको मिलेंगी। जब कोई युवा, शुक्ल जी क्या कहते हैं, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। मतलब यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि मतलब अगर वो एकांत व्यक्तित्व वाला नहीं होता है, शांत नहीं होता है, मतलब थोड़ा बोलचाल वाला व्यक्ति, चंचल मन वाला होता है, थोड़ा चंचल बातें कर लेने वाला, थोड़ी सी चालाकी उसमें होती है, तो तुरंत जान पहचान बना लेता है और लोग धड़ाधड़ उसके मित्र बनते हैं। तुरंत हेल मेल हो जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता। परिणत माने बदल जाता है। परिणत मीन्स बदल जाना। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति से गुण होत हैं, संगत से गुण जाएं, और बांस फांस की मिश्री एक ही भाव बिकाए। अर्थात संगति बुरी है तो आप पर बुरा आचरण, आपके पास जो उपलब्ध आचरण है वो बुरा हो जाएगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिम अपरिमार्जित होते हैं। हमारे भाव कैसे होते हैं? अपरिमार्जित। अपरिमार्जित मतलब जिनका मार्जन न किया गया हो, जिन्हें मांजा ना गया हो। और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। अप्रवृत्ति मतलब आदत। हमारी आदत, हमारे अनुभव कैसे होते हैं? पके हुए नहीं होते हैं, मजबूत अनुभव नहीं होते हैं, अपरिपक्व, कच्चे होते हैं। अपरिपक्व का मतलब कच्चे। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। जिसे जो रूप का चाहो उसे वो रूप का कर दो, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए। ठीक है? कच्ची मिट्टी की मूर्ति को आप बदल सकते हैं। उसे जिसे जिसे जिस रूप में, रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। वो तो कच्ची मिट्टी है। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो मित्र ऐसे, अब इसमें यहाँ पे ये भी बताया है कि मित्र ऐसे भी ना हो कि हमसे मजबूत दृढ़ संकल्प वाले हों कि हमको उनकी हर बात माननी पड़े। ठीक? तो पर ऐसे लोगों का साथ करना है और बुरा है जो हमारी ही बात ऊपर रखते हों। मित्र कैसा होना चाहिए भैया? मित्र ऐसा ही न हो कि वो उसकी ही बात हमको माननी पड़े, और मित्र ऐसा भी ना हो कि हमारी ही बात वो माने। हम जो बुराई करें तब भी वो हाँ सही करे। तो मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा। क्योंकि मित्र तो, सच्चा मित्र वो है जो हमें हमारी बुराई करने पर टोक दे, हमें रोक दे। ठीक? क्योंकि वो हमारी बात ही ना माने, हम बुरी बात कह रहे हैं तब भी वो मान ले, तब भी बुरा है। तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से यानी बुद्धि से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं,
पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति और आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, बस ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इससे प्रश्न बनेंगे, ये स्टेंजा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यानी दोषों से और अवगुणों से और गलतियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, तो ये अच्छे मित्र होंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि अच्छी मित्रता में क्या होता है, अच्छी मित्रता में क्या क्या होता है। अच्छी मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, और अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। ठीक, आप देखिए, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार हो जाती है। जैसे हम हॉस्टल में जाते हैं, बस फ्रेंड बनाओ, फ्रेंड बनाओ, फ्रेंड बनाओ। फेसबुक पर हजारों फ्रेंड आजकल चलते हैं लोगों के, ऐसे फ्रेंड क्या मतलब है। मित्रता हमारी हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। तो ये हॉस्टल का फ्रेंड होता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना पड़ता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय में कितने भारी उथल पुथल के भाव भरे हैं। जैसे ही हम क्लास फेलो की फ्रेंडशिप याद करते हैं, बड़ा हमारा हृदय जो है उथल पुथल मचाने लगता, बड़ा उसकी यादें आ जाती। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। भाई बाल्यावस्था के मित्र दूसरी बातों में होते हैं, दूसरे प्रकार के होते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं, युवावस्था में जब हम कदम रखते हैं तो मित्र दूसरे तरह के होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। अगर हम उसके गुणों की प्रशंसा भी करते हैं, यानी तारीफ करते हैं, और उससे हम प्रेम नहीं करते उस मित्र से, तो वैसा मित्र भी ठीक नहीं जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए, ऐसी भी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, गाइडर होते हैं। ठीक है, गाइड करते हैं मित्र।
अच्छे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ का दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मेरी उंगली कटे तो दर्द उसको हो, उसकी उंगली कटे तो दर्द मुझको हो। मित्र ऐसे हों। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के लिए हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। ठीक है, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता भी खूब निभी। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, यानी जो ज्यादा युक्त रहता है, वो कहता है कोई प्रसन्नचित बढ़िया हंसमुख व्यक्ति मिले। निर्बल बली का, अब कोई जो निर्बल है, दुबला पतला है, या फिर उसमें गरीबी है, तो वो अमीर का साथ चाहता है, धीर उत्साही का साथ चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो मित्र छोटे बड़े अमीर गरीब नहीं होते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों, पुरुषार्थी हों, शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ कर सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बातें ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई हैं, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का खा गा, यानी तीन व्यक्ति हैं, का और खा और गा, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत, विनोद मतलब मनोरंजन की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस मतलब एक ढांढस बंधाना, सहानुभूति देना, ठीक है, सहानुभूति द्वारा ढांढस धैर्य बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। ठीक है, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर का ट्विटर वगैरह, न जाने करोड़ों दोस्त मिल जाते हैं आपको। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी भैया नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी भी हो सकती है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में बने रहते हैं, महफिलों में ओहो हो करते हैं, वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार शोचनीय जीवन और किसका होगा।
निस्सार मतलब सारहीन, जिसका कोई उद्देश्य और न हो। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। वैसे कैसे मित्र होते हैं? उनके लिए फूल पत्तियां में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों नीचा आशयों मतलब नीचे आशयों में, कुत्सित विचारों में कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन रात को दिन दिन अंधकार में पतित होकर होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा? उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया एक शहर है। तो मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, यानी अभी मैं बीमार था, अभी बुखार ने छोड़ा। तो पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझको मिला था जो ज्वर है तुम्हारा, मतलब कुसंग का ज्वर था उसको। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंगति का वो यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, पर इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल प्रभाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं। भैया फिल्मों के गाना तुरंत याद आपको। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। मतलब खराब बात उसको बार बार याद आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार उठती हैं, हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील अपवित्र फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता, ये भी पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, तब फिर ये नहीं देखता कि वो कहाँ है और किस जगह पे पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पय लाग है। पय मतलब कलंक। तो काजल की कोठरी में अगर कोई व्यक्ति जाता है
तो अगर एक लीक उसके शरीर पे लग जाती है तो समझ लो एक प्रकार से उसको एक कलंक लग गया, उसको एक धब्बा लग गया। चलिए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। अब ये ऊपर एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता से लिया गया है या अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी चाहिए कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, तो आप व्याख्या करिए कि लेखक कहता है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हम युवा, सभी युवा कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी को जिस रूप में चाहा जाए उस रूप में वो ढल सकती है। उसको राक्षस का आकार भी दिया जा सकता है और देवता का आकार भी दिया जा सकता है। इसको थोड़ा चेंज करके लिख देना है आपको, ठीक है? तो और फिर ये लेखक बताना चाहता है कि हम ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए उचित नहीं है जो हमसे मजबूत संकल्प वाले हों, क्योंकि हमको उनकी बात बिना विरोध के हर एक बात माननी पड़ती है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या होगी। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा। किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो ये लिखा है लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, ये उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा स्टेंजा देख लो गद्यांश। तो विश्वास पात्र मित्र बड़ी भारी रक्षा रहती है विश्वास पात्र मित्र से, तो इसका गद्यांश का संदर्भ बता चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें एक उत्तम वैद्य अर्थात एक उत्तम चिकित्सक की निपुणता होती है और उत्तम परख होती है। जिस पर जैसे एक अच्छी माता में अच्छी से अच्छी माता का धैर्य मतलब जो उत्तम सच्ची मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य की सी एक परख होती है, एक ज्ञान होता है, और अच्छी से अच्छी ममतामयी माता का सा धैर्य और कोमलता रहती है। इसलिए हमें इस प्रकार की मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमें ऐसी ही मित्रता, सच्ची ही मित्रता ही करनी चाहिए। ये होगी व्याख्या। तीसरा प्रश्न देखिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम दृढ़ संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, हमें कुमार पर पैर जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। हो गया। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? एक जीवन की एक औषधि। सच्चा मित्र, विश्वास पात्र सच्चा मित्र क्या होता है? जीवन की औषधि से की है तुलना। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? तो जीवन की औषधि से। ठीक, ये भी हो गया। अब ये गा वाला देख लीजिए, मित्र केवल उसे नहीं कहते। ठीक है, अब गद्यांश का संदर्भ बता चुके, अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, थोड़ा सा चेंज करना, बाकी बात वही लिख देनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रों, हम दो मित्रों के मध्य में एक परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए, परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की उंगली कटे तो दूसरे व्यक्ति को दर्द हो, ये भी लिख देना है। एक को दुख पहुंचे तो दूसरे को दुख हो, एक को खुशी हो तो दूसरे को खुशी हो। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। ठीक है, क्योंकि अब फिर ये लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए समानता आवश्यक नहीं है, क्योंकि दो मित्र दो भिन्न भिन्न प्रकृति स्वभाव के हो सकते हैं, दो भिन्न भिन्न कार्यों में निपुण हो सकते हैं, उनमें असमानता हो सकती है, फिर भी मित्र रहते हैं। जैसे कि अकबर और बीरबल हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त और कौटिल्य यानी कि आपके चाणक्य हुए। ठीक, ये होगी व्याख्या। मित्र किसे कहते हैं? जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मतलब मित्र किसे कहते हैं? अब देखो मित्र किसे कहते हैं। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो सच्चा मित्र जो हमारे गुण और दोषों
सच्चा मित्र कैसा हो? मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए। इसकी देखिए मित्र किसे कहते हैं? जो सच्चा पथ प्रदर्शक हो, भाई के समान हो, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, वो सच्चा मित्र होता। चाहे तो आप कॉपी पेन लेके लिखते जाइए। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक की हानि दूसरे की हानि और एक का लाभ दूसरे का लाभ प्रतीत हो, ऐसी सहानुभूति। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे गुण और दोषों दोनों को दोनों के प्रति सचेत रहे, दोनों पर निगाह रखे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? भाई के समान होना चाहिए, ठीक, जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो इसी में उत्तर है, आप देखिए, हमने बता दिया आपको, खोज लीजिए। अब आघा वाला है, यह कोई बात नहीं है। गद्यांश का संदर्भ, ठीक है, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या देखो। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो लेखक यह कहना चाहता है, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि दो मित्रों में असमानता या विभिन्नता पाई जा सकती है, वो स्वभाव एवं रुचि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि समाज में लोग विभिन्नता को देखकर ही मित्रता करते हैं। निर्बल बलि का साथ चाहता है, निर्बल बलि का साथ चाहता है, और कम बुद्धि वाला बुद्धिमान का साथ चाहता है, ऐसे लिख दीजिए। फिर लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों जो उसमें नहीं है। क्योंकि मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता, चिंताशील प्रफुल्लित का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का ढूंढता है, और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त जैसा चाणक्य जैसे व्यक्ति का साथ चाहता है। अंगा है, इसमें 2 स्टेंजा और बचे, कहीं जाइएगा नहीं, आप देख लीजिए। अंगा वाला है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। तो देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से है, देखो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक है, शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हमें उन मित्रों की खोज में रहना चाहिए जो हमसे अधिक सशक्त हों और हमसे अधिक सत्य संकल्प वाले, दृढ़ चित्त वाले तथा हमसे अधिक आत्मबल वाले हों। ठीक है, चलो हमें कैसे मित्रों की खोज करनी चाहिए, तो यही इस रेखांकित अंश का उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार। देखिए एक संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उनके लिए फूल पत्तियों में, अर्थात जो, अब इसमें शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति लफंगे हैं, जो व्यक्ति कुसंग में पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या है, फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं दिखता, झरनों में कोई मधुर संगीत नहीं दिखता, सागर में तरंगे उनको नहीं, आभास नहीं, वो तो अपने मन में मस्त रहते हैं, अपने मन में मग्न रहते हैं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता, क्योंकि वे दुनियादारी से मतलब नहीं रखते, अपनी कुसंगति में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनको कुसंग का ज्वर चढ़ा हुआ है। हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? जिनकी आत्मा, ये वाली, ये जितना रेखांकित पद है, ये वाला उत्तर है इसका। ठीक है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहे, जिनका हृदय निशाशयों कुत्सित विचारों में से कलुषित हो, नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। मतलब ऐसे प्राणियों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है? लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है? तो जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त रहती है, जिनका हृदय नीच आशयों कुत्सित विचारों से कलुषित है, जो नशोन्मुख प्राणी हैं, जो सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर
लोगों को तरस खाना चाहिए कि उनको कुसंग का ज्वर चढ़ा हुआ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता से लिया गया है या अवतरित या उद्धृत है। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो कुसंग का जल मतलब इसमें लिखना है कुसंगति का बुखार। कुसंगति का बुखार जो है सबसे भयंकर होता है, क्योंकि यह नीति और सद्वृत्ति का तो नाश करता है, उसके साथ में बुद्धि का भी नाश कर देता है। क्योंकि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, क्योंकि वो उसे दिन और दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी और वो जान भी नहीं पाएगा। तो ये उसका व्याख्या होगी। कुसंग का क्या प्रभाव होता है? कुसंग का प्रभाव होता है कि कुसंग से व्यक्ति की बुद्धि सद्वृत्ति का नाश हो जाता है। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है? तो यही उत्तर सेम टू सेम तीनों का है। ठीक है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उसका परिणाम होगा कि वो दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाएगा। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग से व्यक्ति की बुद्धि, सद्वृत्ति, धन, संपदा, उन्नति सब कुछ नष्ट हो जाती है, और जबकि अच्छी संगति से उसकी सद्वृत्ति का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और वो दिनों दिन उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होता है। चलिए ये देख लेते हैं। सावधान रहो ऐसा न हो कि। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ बता ही दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता, अर्थात जब मनुष्य एक बार अपना कुसंगति में पड़ जाता है, इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे, जब एक बार मनुष्य कुसंगति में पड़ जाता है तो फिर ये उसे सूझता ही नहीं कि वो कहाँ पर है और कैसी स्थिति में है। फिर वो दिन दिन दूनी रात चौगुनी अवनति के मार्ग में गिरता चला जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका विवेक, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, कुंठाग्रस्त हो जाएगा, चिंतनशील हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, यानी कि वो टेंशनाइड हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। उसके भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी और अंत होते होते वो बुराई का भक्त बन करके नष्ट हो जाएगा। ठीक, हृदय को उज्जवल रखने के लिए क्या उपाय है? हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगत की छूत से बचो। चलो अंतिम देख लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव होते हैं जिसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। सेम देखो, व्याख्या करनी होती थोड़ा सा बना के लिखेंगे। आगे ये लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, संदर्भ जानते हो, व्याख्या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके घड़ी भर के साथ में जिनमें ऐसे अवगुण होते हैं कि अगर वो एक पल भी साथ रह जाएं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए और हमारे चित्त पर बुरे प्रभाव डालते हैं और हमारी पवित्रता का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई अटल भाव की होती है। ठीक है, कैसी प्रकृति होती है? बुराई का स्वभाव कैसा है? बुराई अटल भाव की होती है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और रेगुलर देखते रहिए। अगला पाठ, दूसरा पाठ आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय होगा। जीवन परिचय के बाद फिर ममता और ममता के गद्यांश हम करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल पे बने रहिएगा। कोई दिक्कत है, किसी बात को पूछना है तो आप 8874725514 पे आप चैट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप चैट करके बातचीत बता सकते हैं। कोई समस्या हो उसको आप हमसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि PDF आपकी जीवन परिचय वगैरह की सबकी मिलती रहें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।